Hello students. In the previous lecture we already discussed about the structure of pollen grain, the formation of pollen grain, the development of microspore and the production of mature male gametophyte, etc. And in this lecture we now will discuss about some important definitions, some important technical terms which are used in this plant reproduction. The first point is pollen allergy. Now what do you mean by pollen allergy? पहले तो हम बात कर लेते हैं एलर्जी क्या चीज होती है। एलर्जी जिसकी वजह से यानी कोई एक ऐसा पर्टिकुलर एजेंट, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, एक ऐसा पर्टिकुलर एजेंट जिसकी वजह से अगर हमारी बॉडी की सेल्स या हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है अगर वो हाइपर सेंसिटिव हो जाए और एक्सिग्रेटेड या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स देने लगे तो वो कंडीशन कहलाती है एलर्जी। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों की कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनको अगर हम इनहेल कर लें या अगर वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो उस केस में हमें एलर्जी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है पोलन एलर्जी। ठीक है, द हाइपर सेंसिटिविटी of our body cells from pollen grains of some specific plants। कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं बच्चों जिनके पोलन ग्रेन की वजह से हमें एलर्जीज हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें पार्थिनियम, पार्थिनियम एक प्लांट है जिसे कॉमनली अपन कैरेट ग्रास के नाम से जानते हैं या कॉमनली इंडिया के अंदर इसे कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। इनके पोलन ग्रेन्स की अगर बात करें, इनके पोलन ग्रेन्स को अगर हम इनहेल कर दे, ये एक्चुअली वीड है जो खेतों के आसपास में कॉमनली ग्रो कर जाती है और इनके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो इस केस के अंदर जो सिम्टम्स हमें नजर आएंगे इसकी वजह से, वो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जैसे स्नीजिंग, कफिंग, स्किन रैशेस एटसेट्रा। ये सिम्टम्स हमें दिखाई देने लग जाते हैं। कई बार इनसे डिजीज भी हो जाती है स्पेसिफिक अलग अलग तरह की। जैसे अगर अपन बात करें हे फीवर अगर बात करें तो ये एक तरह का राइनाइटिस है। राइनाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारी स्नीड एरियन मेम्ब्रेन पाई जाती है नोज के अंदर, जिसके इन्फेक्शन से हमें कॉमन कोल्ड भी हो जाता है कई बार, तो उसका अगर कंटिन्यूअस इन्फेक्शन हो रहा है लगातार तो एक प्रोलॉन्ग डिजीज हो जाती है जिसे अपन कहते हैं हे फीवर। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी डिजीज की जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस आप जानते हैं अच्छी तरह से, 11th क्लास में आपने पढ़ा था। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है जो हमारे ब्रोंकस हैं लंग्स के अंदर उनका इन्फेक्शन हो जाना। तो लगातार इन पोलन्स के अगर कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकाई जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं एंड सम टाइम दिस लीड्स टू एस्थमा। So these are some common symptoms and diseases caused by pollen grains and this is called pollen allergy. Now another topic that is known as pollen viability. पोलन वायबिलिटी की बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पोलन वायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होने के बाद कितने समय तक वायबल रहता है, कितने समय तक उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर सकता है। तो वो एबिलिटी क्या कहलाती है, पोलन वायबिलिटी, यानी द एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट pollen tube after the release of एंथर। यानी पोलन ग्रेन की एबिलिटी कब तक रहेगी, पोलन ग्रेन जब एंथर से रिलीज होता है उसके बाद में कितने समय तक वो वायबल रहता है, वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो क्या कहलाता है बेटा, या पर्टिकुलर जो उसकी एबिलिटी है पोलन ट्यूब जर्मिनेट करने की, इतने समय तक वो कहलाती है पोलन वायबिलिटी। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कॉमनली
तो जैसे वीट के अंदर बात करें, वीट के अंदर जस्ट ये होती है 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट के अंदर जो है अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक नहीं पहुंचा फ्लावर की, तो उस कंडीशन के अंदर 30 मिनट के बाद वो पोलन वायबल नहीं रहेगा, यानी उसके बाद वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं कर सकता है। यानी 30 मिनट के बाद अगर वो गेहूं के जो फ्लावर हैं, फीमेल फ्लावर्स हैं, अगर वो उनके ऊपर नहीं पहुंचा, स्टिग्मा तक नहीं पहुंचा, तो उस केस के अंदर वहां से पोलन ट्यूब अराइज नहीं होगी। और अगर पोलन ट्यूब यहाँ से अराइज नहीं होती है तो डेफिनेटली वो पोलन वायबल नहीं कहा जाएगा। ये वीट के अंदर 30 मिनट है। लेकिन जब कुछ ऐसी फैमिलीज भी है, जैसे हम रोजेसी फैमिली की बात करें, रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली में इसमें क्या होता है, कई बार 2 महीने तक, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स तक भी पोलन वायबिलिटी पाई जाती है। यानी इतने महीने के बाद भी अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है तो भी वहां पर पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाती है। तो इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ द प्लांट और पर्टिकुलर फैमिली of angiosperm. So these two important terms we discussed. Now next is pollen syrups and pollen tablets. Pollen syrups and pollen tablets. इन रिसेंट ईयर्स, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, तो पोलन सिरप्स और पोलन टैबलेट्स जो है काफी ज्यादा यूज की जा रही है। पोलन ग्रेन के अंदर रिच अमाउंट के अंदर इंस्टेंट एनर्जी देने वाले कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, और एज अ फूड सप्लीमेंट के रूप में हम यूज में ले रहे हैं पोलन सिरप्स और पोलन टैबलेट्स। स्पेशली अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो वहां पर इनका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो because of the high amount of nutrition, the nutrients present in pollen grains, they are used as food supplement. They are used as food supplement. They are used as food supplement in the form of syrups and tablets. तो सिरप्स और टैबलेट्स के फॉर्म में एक्सक्यूज मी, रिसेंट ईयर्स के अंदर इनका यूज काफी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट वैल्यू। लेकिन साथ ही साथ में इनका मिसयूज भी किया जाने लगा है। हमने कुछ समय पहले ही जैसे ओलंपिक गेम्स थे, वहां पर भी ये देखा था कि अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए इंस्टेंट एफिशिएंसीज, यानी ड्यूरिंग द रेस, पर्टिकुलर काइंड ऑफ एथलेटिक एक्टिविटी, जिम्नास्टिक एक्टिविटी, उसमें अपनी एफिशिएंसीज, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो एथलीट्स थे वो उसका यूज कर रहे थे, और इस वजह से इसको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन कर दिया है। नाउ ये जो है वाडा की हम बात करें, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि कंट्रोल करती है इस तरह के जो परफॉर्मेंस बूस्टर्स होते हैं उनको यूज ना किया जाए, तो उसके ऊपर चेक लगाने का काम करती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जहां पर इनको भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, दैट टेक्निक इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन की अगर बात करें तो इट इज अ टेक्निक in which pollen grains are preserved under the liquid nitrogen, into the liquid nitrogen at -190 डिग्री, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इस कंडीशन के अंदर क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है यहाँ पर
आपने पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में अगर -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसी समय स्टॉप हो जाती है, चोक हो जाती है पूरी तरह से, और पोलन उसी स्टेज में रुका हुआ रह जाता है। यानी आप कई सालों के बाद जो उसको यूज में ले सकते हैं वापस, पोलन की वायबिलिटी मेंटेन रहती है। सो ये हम यूज करते हैं उन स्पीशीज के लिए जो थ्रेटेंड है, जो बिल्कुल एंड अप होने के कगार पे हैं, उनके पोलन ग्रेन्स को अपन यहाँ पर प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड क्रायोप्रिजर्वेशन। और ये टेक्निक यही नहीं, अगर हम एनिमल फिजियोलॉजी में देखें तो जो स्पर्म बैंक्स होते हैं उनके अंदर भी जो ह्यूमन मेल गैमेट्स है उनको प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। दैट टेक्निक इज आल्सो नोन एज क्रायोप्रिजर्वेशन। एज वेल एज सीड बैंक जो बनाए जाते हैं उनमें सीड्स को भी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर ही हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये टेक्निक ओवरऑल कराती है क्रायोप्रिजर्वेशन। सो दीज टेक्निकल 4 टेक्निकल टर्म्स commonly used in your book, they are very small। ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ही छोटे से टर्म्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है, बट 1 नंबर या 2 नंबर के अंदर इनसे क्वेश्चंस काफी बार पूछे हुए हैं। स्पेशली अगर हम बात करें पोलन वायबिलिटी और साथ में पोलन एलर्जी, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, बुक से इनको पढ़िएगा, एनसीईआरटी बुक से। और उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है, कोई ऐसा पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको कोई क्वेश्चन हो जो आप सॉल्व कर रहे हो नीट से रिलेटेड, या एनसीईआरटी बुक के थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो अगर आपको नहीं आते हैं, तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, सो गुड बाय।